हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग संसाधन और उनके वर्गीकरण को अध्ययन किए थे। आज उससे आगे की बात करते हैं, इस चैप्टर में और क्या है। तो हम लोग ने संसाधन के परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिए थे तथा उनके वर्गीकरण के बारे में पूरा अध्ययन कर लिए थे कि कई प्रकार से इन्हें बांटा गया है। तो हम यहाँ तक देखते हैं कि संसाधन हमारे जीवन को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, क्योंकि वो मानव की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इससे क्या होता है, मानव संतुष्ट होता है। अपने भौतिक लाभ के लिए हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, अतः यह हमारे जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है, मतलब हमारे साथ इनका एक जुड़ाव है। तो आज इस चैप्टर में जो आगे पढ़ना है वो संसाधन के नियोजन के बारे में बात करनी है, संरक्षण के बारे में बात करनी है कि किस प्रकार से संसाधनों के हम संरक्षण का मतलब बचाव, किस प्रकार से हम इनका बचाव कर सकते हैं, कौन कौन सी पूर्व तैयारी कर सकते हैं कि जिनका इनका हम विवेकपूर्ण उपयोग कर सकें और इन्हें और ज्यादा बचा सकें। क्योंकि कई ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था कि वैसे संसाधन हैं कि जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अतः फिर क्या होगा कि वर्तमान पीढ़ी तो इसका उपयोग कर ली है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इसका कभी उपयोग नहीं कर पाएगी, अतः वो हमारे इस पूरे पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। और चूंकि अगर इस पृथ्वी से हर प्रकार के संसाधन को हटा लिया जाए तो मानव क्या होंगे, मानव यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे। यानी कि संसाधन का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो आज नियोजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो नियोजन से पहले समझते हैं कि हमें संसाधनों का नियोजन करना क्यों जरूरी है। चूंकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संसाधनों के मामले में भारत धनी है, लेकिन हर जगह क्या है, यहाँ पे विविधता है। मतलब संसाधनों के मामले में भारत में बहुत ज्यादा विविधताएं मौजूद हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधनों का बहुत ज्यादा भंडार है। कुछ मामले में वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति है, मतलब वहाँ पे संसाधन कम पाए जाते हैं। तो कुछ हिस्सा तो है, जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश में जल का विस्तार बहुत ज्यादा है, जल बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जल की अपार संभावनाएं देखी जाती है। वैसे ही राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा से लेकर बहुत ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की जाती है। लेकिन राजस्थान का ये क्षेत्र क्या हो जाता है कि जल से वंचित हो जाता है। और भी ऐसे कई संसाधन है, जैसे झारखंड हो गया, फिर उसके बाद उड़ीसा हो गया, ये सब जो है इनमें खनिज या कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। परंतु अन्य मामलों में क्या है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे गरीब है। वैसे ही बिहार है, बिहार में अभ्रक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, पाइराइट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अन्य मामलों में ये क्या है, गरीब है। यानी कि विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। अब विविधता होने के कारण यानी कि हर क्षेत्र में हर प्रकार के संसाधन मौजूद नहीं है, अतः हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बचाव के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो आज इनके बचाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, तो चालू कहाँ से करना है, तो हमें बचाव के बारे में जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ना है। संसाधन नियोजन, नियोजन का क्या अर्थ होता है, नियोजन का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्लान तैयार करना, योजना बनाना, नियोजन कहलाता है। अच्छा, तो संसाधन को उपयोग करने के लिए हमें कौन कौन से वैसे प्लान बनाने पड़ेंगे या कुछ वैसे अनुमान लगाने पड़ेंगे, या हम कैसे इनका उपयोग कर पाए कि हम इन्हें और ज्यादा समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्हें बचाना पड़ेगा। तो नियोजन क्या कहलाता है और संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन का अर्थ तो ये समझ में आ गया कि किसी चीज के लिए क्या करना, प्लान तैयार करना। और हमें संसाधन के नियोजन के बारे में पढ़ना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद है उनका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। यानी कि ऐसा नहीं उपयोग करें कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करें। विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और भारत जैसे देश के लिए तो संसाधनों का नियोजन करना बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संसाधनों का वितरण क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में या पूरे क्षेत्रों में, मतलब सभी जगह वो चीजें नहीं मिल पाती है। इसलिए क्या है, भारत जैसे क्षेत्रों में इसकी विविधताएं बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। नियोजन से ही एक अगला टॉपिक आता है संरक्षण के बारे में।
लेकिन संरक्षण को जरा रोक के रखते हैं। अच्छा, नियोजन के बारे में एक चीज और है कि संसाधनों का नियोजन करने के लिए हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा संसाधनों का। अच्छा, विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करेंगे? यानी कि हम संसाधनों के नए नए विकल्पों की खोज करेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी पेट्रोल चलित, जैसे पेट्रोल या फिर जो कोयला है, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि ये एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा कभी भी वापस आने वाले नहीं है। यानी कि हमें इनका बचाव करना जरूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वैसे नवीन तकनीक का विकास करके मोटर गाड़ियों का विकास करना पड़ेगा कि जिसमें कम तेल में ये दूरी ज्यादा सफर मतलब तय कर सके। तो हमें उन सब विकल्पों को ढूंढना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इनका बचाव कर सकते हैं। नियोजन में और क्या कर सकते हैं? तो नियोजन के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। हमें किसी भी संसाधन का अगर नियोजन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज के लिए प्रारंभिक तैयारी करनी पड़ेगी। प्रारंभिक तैयारी, फिर उसका मूल्यांकन, और फिर अधिकाधिक प्रयोग। यानी कि नियोजन हम 3 विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक तैयारी। अच्छा, प्रारंभिक तैयारी क्या है? मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भूमि है जहाँ पे आप फसल का उत्पादन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वहाँ पे फसल का उत्पादन करने से पहले वहाँ की क्या करेंगे? सबसे पहले प्रारंभिक तैयारी करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी कि सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को आपको करना है उसके लिए जो भी सामान आपको लाने पड़ेंगे वो पहले क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। यानी कि अगर आपको उस खेत में फसल का उत्पादन करना है तो सबसे पहले आप तैयारी करेंगे, बीज की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, उसकी खुदाई के लिए हथियार की व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रारंभिक तैयारी कर ली। अच्छा, मान लीजिए कि जिस खेत में आप अनाज का उत्पादन करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस मिट्टी का मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने बीज भी अच्छे किस्म के लाए, आपने अच्छी खुदाई भी की, लेकिन फसल अच्छी नहीं उपजी। क्यों? क्योंकि आपने मूल्यांकन ही नहीं किया था कि उस भूमि में ये भूमि कैसी है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, या इसमें अम्ल की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है या क्षार की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपने मूल्यांकन से पता लगाया कि भूमि में इस तत्वों की कमी है, तो अतः उनके माध्यम से उसकी उर्वरा शक्ति को फिर से बरकरार कर लिए। यानी कि मूल्यांकन करने से आपको ये पता चल गया कि इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। अब आपको क्या करना है कि आपकी भूमि बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप उसमें बीज डाल दीजिए और अधिकाधिक मतलब यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अब क्या होगा? उसी कम वाले भूमि में आपको बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन हो जाएगा। अतः नियोजन हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पे रखा गया कि किसी भी चीज का अगर नियोजन करना है तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक तैयारी करनी पड़ेगी, मूल्यांकन करना पड़ेगा, और फिर आप उसका अधिकाधिक मतलब जितना अधिक हो सके उतना प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नियोजन के बाद संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जैसा कि नियोजन है वैसा ही संरक्षण है। संरक्षण में क्या करना होता है कि उन्हीं संसाधनों का विवेकपूर्ण जब उपयोग करने लगते हैं, उनके बचाव के बारे में सोचने लगते हैं, तो उनका संरक्षण होता है। अगर हम संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो इससे क्या होता है कि मानव के आर्थिक या सांस्कृतिक या कई प्रकार की परिस्थितियों में हानि उठानी पड़ती है। इससे क्या होता है कि लाभान्वित कोई भी चीज होता नहीं है, उसमें हानि होती है। अगर इसी के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि अगर संसाधनों का बहुत ज्यादा आप विदोहन करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति कहलाती है डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्योंकि ज्यादा तकनीक के विकास हो जाने से हमने क्या कर दिया कि संसाधनों का सर्वेक्षण करना बंद कर दिया। यानी कि संसाधनों के बचाव के बारे में बात ही नहीं करते हैं, हम उनका क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि ऐसी प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है जिसमें संसाधनों का बहुत ज्यादा विदोहन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? संसाधनों का विदोहन से। यानी कि हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो संसाधनों के बारे में हमारे देश में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, कई ऐसे व्यक्ति सामने निकल के आए हैं जिन्होंने क्या किया है? संसाधनों के संरक्षण के बचाव के लिए यानी कि संसाधनों के बचाव के लिए सराहनीय कदम उठाया है। सबसे पहला चिपको आंदोलन, दूसरा वर्षा जल संचय कर,
वर्षा जल संचय करना, नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है। यानी कि इन चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन में कई ऐसे बार होता था, ये उत्तराखंड की बात है कि जब लोग क्या करते थे कि पेड़ों को काटने जाते थे तो लोग क्या होते थे कि चिपक के पेड़ों से पेड़ों को पकड़ लेते थे, जिससे क्या होता था जो काटने वाले होते थे मजबूरन उन्हें वो उस पेड़ को छोड़ना पड़ता था। अतः इसके जो नेता थे, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, इनके द्वारा क्या किया गया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वैसे ही वर्षा के जल को संचय करने के लिए सबसे पहले जिन्होंने बात रखी या जिन्होंने इसके लिए विशेष कदम उठाया, उनमें संदीप पांडे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और उसी प्रकार का नर्मदा बचाओ अभियान है। अच्छा, नर्मदा बचाओ अभियान क्या है, यानी कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है। और जब ये बांध बनाया जा रहा था तो उस क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो वन थे बहुत ज़्यादा उनकी कटाई की गई। इससे क्या हुआ कि उस निकटवर्ती जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना चालू किया। तो इसे नर्मदा बचाओ अभियान कहते हैं। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारे देश में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाया है। तो ये संसाधनों का संरक्षण हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा कि विवेकपूर्ण उपयोग करके संसाधनों को बचाया जा सकता है। हमने बारी बारी से देख लिया। अब कुछ बात करते हैं कि विश्व स्तर पे संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए हैं या उनके बचाव के लिए कौन कौन से तरीके रखे गए हैं, किन किन देशों ने कैसा कैसा काम किया है। अब विश्व स्तर पे बात करते हैं। आज हम आधुनिक युग में संसाधनों का इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि उनके विदोहन या उनका विदोहन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उनके संरक्षण को हम भूल चुके हैं। अतः कई प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं या और भी समस्याएं क्या होती हैं, पैदा होने लगती हैं। आज जैसे हमने पेट्रोल या कोयले की मात्रा का इतना ज़्यादा प्रयोग कर लिया, फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा लगा ली, तो इससे जो निकलने वाले जो धुएँ हैं वो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। अतः इससे क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में यानी कि पूरा देश इससे ग्रसित होता है, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। या जैसे इसके अलावा जो पर्यावरणीय समस्याओं में कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा होना चालू हो गया है, कई प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। अतः इनके बचाव के लिए केवल अकेले एक देश नहीं करता है, विश्व स्तर पर क्या किया जाता है, इनके लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और इनके लिए बात होती है। तो सन 1972 ईस्वी में पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में। यानी कि विश्व स्तर पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं को उसमें बात रखी गई थी, जिससे ये चिंता का विषय था कि कैसे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये कब हुआ था, सन 1972 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इसी सम्मेलन के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इसका आरंभ कब हुआ था, जब स्टॉकहोम में सन 1972 ईस्वी में पहली बार पर्यावरण के संरक्षण की बात रखी गई थी। अच्छा, इसके अलावा अन्य प्रकार के भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। सबसे पहले 3 जून से 14 जून 1992 में, 3 जून से 14 जून 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। सबसे पहला सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हुआ 3 जून से 14 जून, ये इतने समय तक चला था 1992 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील का एक क्षेत्र है, वहीं पे क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। 5 साल बाद इस सम्मेलन को दोबारा किया गया, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि 5 साल बाद कहने का मतलब 1997 ईस्वी में। डेट कब, 23 जून से 27 जून। अच्छा, याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, अगर आप पहला याद कर लेते हैं 3 जून, तो इसमें भी 3 मैच कर रहा है, यानी कि 3 जून से 14 जून, तो इसमें 23 जून से 27 जून, दोनों जून के महीने की बात कर रहा है, इसलिए आपको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 साल बाद होता है, तो 1997 में ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है।
ये कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। चूंकि ये 5 साल के बाद हुआ था इसलिए इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। और जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो क्या हुआ था? पहले वाले सम्मेलन से 10 वर्ष बाद, यानी कि इस सम्मेलन से बात की जाए तो 5 साल बाद, सन 2002 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। यानी कि 3 पृथ्वी सम्मेलन किए गए हैं। पहला 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील, दूसरा 1997 न्यूयॉर्क में, और तीसरा 2002 जोहान्सबर्ग में। 1997 में ही एक अन्य सम्मेलन किया गया था, वो जापान शहर में किया गया था। जापान का एक छोटा सा शहर क्योटो है, क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो कौन सा सम्मेलन था? इसमें क्या हुआ था? पृथ्वी को ग्रीन हाउस जैसी समस्याओं से बचाने के लिए, क्योंकि ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अतः पृथ्वी को ग्रीन हाउस की समस्याओं से बचाने के लिए जापान के क्योटो नामक शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। चूंकि ये जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था इसलिए इसे क्योटो सम्मेलन भी कहते हैं, लेकिन ये ग्रीन हाउस समस्याओं के लिए किया गया था इसलिए इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंतिम टॉपिक एक है सतत विकास। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सतत विकास की अवधारणा क्या कहलाती है? सतत विकास क्या है? सतत का मतलब होता है जारी रहना, कॉन्टिन्यू, मतलब लगातार चलते रहना। तो कहता है विकास कि ऐसा विकास या विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें हम संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि हम वर्तमान में भी उनका प्रयोग कर पाए और भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उनका प्रयोग आसानी से कर पाए। यानी कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है कि हम वर्तमान में भी जी पाए, यानी कि उन संसाधनों का मजा ले पाए और अपने भविष्य को भी वो संसाधनों को सौंप पाए। अगर हम ऐसा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को उन संसाधनों का मजा लेने के लिए नहीं देंगे। ये क्या है? ये बेकार प्रक्रिया है। हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर हम संसाधनों का भी दोहन करेंगे तो उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो सतत विकास की अवधारणा क्या कहलाती है? कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि वर्तमान परिवेश उसका प्रयोग करते रहे और भविष्य की पीढ़ी भी क्या कर सके? उसका प्रयोग कर पाए आसानी से। और विकास की ऐसी ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती